हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लाइट चली गई थी इसलिए। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आज हम यूनिट थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेटो का सिद्धांत हमने कल पढ़ा था, आज हम अरस्तु को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा लेट हूँ, लाइट चली गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वेट कर रही थी लाइट आ जाए। पीडीएफ नहीं डाली, पीडीएफ डाल दूंगी। हाँ मैम, जो सिलेबस में कवि और लेखक हैं उनकी सभी रचनाओं को कवर कर लेंगे तो नेट हो जाएगा। कैसे कवर कर लेंगे मतलब? मतलब क्या क्या करके कवर करेंगे? सिर्फ जन्म काल? सिर्फ जन्म काल से कवर कर लेंगे, कभी नहीं होगा नेट। आपको सिलेबस तो पढ़ना ही होता है, सिलेबस के बाहर भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है नेट करने के लिए, है ना? सिलेबस वाले सारे कवि, सारे लेखक आप कवर करो। सिर्फ जन्म काल ही नहीं, पूरा पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, उनकी रचनाओं को याद करना पड़ेगा, उनकी अ, जो पहले तो अपना सिलेबस कवर करो, है ना? जितने भी आपके सिलेबस में है वो
फिर सिलेबस के बाहर भी चीजें पढ़नी पड़ती है ना। बस तो ये खत्म होने वाला है हमारा सिलेबस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है कैसे करना है। ओके। अभी फिलहाल पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करते रहो ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, चलें हम पढ़ाई करें, अब शुरू करें। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है? अनुकरण, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, अनुकरण सिद्धांत हमने प्लेटो वाला कल देखा था, आज हम अरस्तु वाला देखेंगे। ठीक है, प्लेटो में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। अरस्तु का जन्म हमने देख लिया था कल। अच्छा, जन्म पीछे दिया हुआ है, ओके। ये क्या बताते हैं प्लेटो कि जो सत्य है, गुड मॉर्निंग, ये बताते हैं कि जो काव्य है वो सत्य से कितना दूर है? 3 गुना दूरी पर है ना। जो काव्य है वो सत्य से 3 गुना दूरी पर है। सबसे पहले जो विचार आता है हमारे मन में, वो किसकी तरफ से होता है विचार? वो परमेश्वर की तरफ से विचार हमारे मन में आता है, और वही विचार सत्य है। उस विचार को मूर्त रूप देना क्या कहलाता है? दूसरा जो दूसरे नंबर पर दूसरा चरण कहलाता है। उसके बाद उसका चित्र बनाना है ना, तो कवि चित्र बनाता है, तो उसका चित्र बनाना कौन सा चरण है? तीसरा, तीसरा चरण। ठीक है, चित्र जो है वो तीसरा चरण है। यानी कि काव्य जो है वो सत्य से तिहरी दूरी पर है। तिहरी दूरी भी हो सकता है आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाए, और 3 गुना दूरी पर भी हो सकता है ना। गुड मॉर्निंग, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम चलते हैं अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर। अरस्तु यूरोपीय काव्य शास्त्र के मेरुदंड है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व से, ये ईस्वी नहीं होगा, यहाँ पर ईसा पूर्व होगा। ठीक है, इधर भी ईसा पूर्व होगा। ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व मकिदुनिया यूनान में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, 384 से 322 याद रखना है आपको ये। यूनानी नाम अरिस्तोतिलेस, अरस्तु था। गुरु इनके प्लेटो थे, कल देख ली थी हमने गुरु शिष्य परंपरा इनकी, है ना। सबसे पहले कौन थे? सुकरात, है ना। उसके बाद उनके शिष्य कौन रहे? हमने देखा था सुकरात, सुकरात के शिष्य कौन? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन? अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन? महान सिकंदर महान, है ना, सिकंदर। ठीक है, अरस्तु के शिष्य सिकंदर था, यहां पर लिखा हुआ है। रचनाएं इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 400 मानी जाती है, और इनकी प्राप्त रचनाएं जो है वो 3 ही हैं। पेरिपोइटिकेस काव्यशास्त्र से संबंधित है ये, है ना। पोइटिक्स, पेरिपोइटिक्स, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है ये, पेरी पोइटिक्स। वैसे ये ऐसे ही है एक्चुअल में, वैसे इसको हिंदी में ऐसे कर दिया जाता है। पेरिपोइटिकेस काव्यशास्त्र से संबंधित है ये रचना। देखने तिरु रितोरी केस, ये रितोरी केस लिखा है कहीं कहीं आपको रिटोरी केस मिलेगा, रिटोरी केस या रिटोरिक्स, है ना, ऐसे भी हो सकता है, आधा क लगा करके यहाँ पर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपको। भाषण शास्त्र से संबंधित ये रचना है। वसीयतनामा, दास्ता से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र। ठीक है, तो दास्ता से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र किसने किया था? इन्होंने ही, यानी कि अरस्तु ने। क्योंकि दास प्रथा थी वहां पर यूनान में, और हमने प्लेटो का एक कथन देखा था। क्या कथन था? दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, मृत्यु से भी
भयानक है। मतलब दास्ता बहुत खतरनाक है ना? तो ये किसका कथन है? ये प्लेटो का, याद रखना इसको, प्लेटो का कथन। कल बहुत बार करवा दिया मैंने आपको, ये याद रख लेना, ठीक है। यहां पर बता रहे हैं वसीयतनामा। तो इन्होंने ये वसीयतनामा ग्रंथ में क्या किया? दास्ता से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र, मतलब उस समय किसी के दिमाग में ये नहीं था कि हमें दास्ता से मुक्ति चाहिए, है ना। सबसे पहले इन्होंने ही ये किया। लेकिन ये बड़े थोड़े चालाक किस्म के आदमी थे। तो इन्होंने क्या किया? दासों को मुक्त तो किया, लेकिन अपने मरने के बाद, है ना। इन्होंने कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे दासों को मुक्त किया जाए। पहले नहीं किया इन्होंने जीते जी। पर यह है कि सबसे पहला विचार, सबसे पहला आइडिया इन्हीं के दिमाग में आया कि दासों की मुक्ति होनी चाहिए, है ना। आगे है पेरीपोइटिक पेरीपोइटिकेस, यानी कि पेरीपोइटिक्स, पोइटिक्स, ठीक है। ये है काव्य शास्त्र काव्य शास्त्र से संबंधित ही हमने ऊपर देख लिया है। तो पेरीपोइटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसमें, इस रचना में कुल 26 अध्याय हैं, ठीक है। मात्राओं की गड़बड़ी हो सकती है, आप समझदार हैं, मास्टर्स करके आए हैं, तो आपको आप इसको ठीक कर लेना खुद से ही, है ना। मतलब समझ आना चाहिए आपको, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। होशियार व्यक्ति हाँ, 1 से 5 तक अध्यायों में त्रासदी, महाकाव्य, कॉमेडी या कामदी, मैंने कल बताया था आपको, कॉमेडी को कामदी कहते हैं, ठीक है। और त्रासदी, त्रासदी जो है वो ट्रेजेडी को कहा जाता है। तो 1 से 5, 5 तक के अध्यायों में क्या है? त्रासदी है। और महाकाव्य में कॉमेडी यानी कि कामदी आदि का विवेचन इसमें किया गया है। आगे 6 से 19 तक के अध्यायों में त्रासदी का विस्तार से वर्णन है इसमें। और ये रचना का केंद्रीय भाग है। कौन सा? जो छठे अध्याय से 19 अध्यायों तक जो अध्याय हैं, इनमें क्या है? केंद्रीय भाग है इस रचना का, ये बीच वाला हिस्सा, सेंटर। उसके बाद 20वें अध्याय में व्याकरणिक जानकारी मिलती है 20वें अध्याय में व्याकरणिक जानकारी, ठीक है। 21 और 22 तक के अध्याय में पदावली और लक्षणा का निरूपण किया गया है, ठीक है। लक्षणा व्यंजना सब आपको पढ़ा करके आई हूं पीछे। 23 और 24 अध्याय में महाकाव्य के स्वरूप का वर्णन है। 25वें अध्याय में प्लेटो और अन्य लोगों के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का निराकरण है ना। तो प्लेटो ने जो काव्य पर आक्षेप लगाए, अब थे तो इनके शिष्य, कौन? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। लेकिन इन्होंने अपने गुरु की बात को नकार दिया, है ना। अपने गुरु की बात को क्या क्या कहा इन्होंने कि भाई गुरुजी, आप अपनी जगह पर गुरु हैं, लेकिन आपकी बात सही नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। तो इन्होंने आगे क्या किया? इनकी बात को काटते हुए अपनी विचारधारा को इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। 26वें अध्याय में त्रासदी और महाकाव्य की तुलना की गई है, ठीक है। और ट्रेजेडी और महाकाव्य में क्या संबंध है और तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों का कहां पर किया? 26वें अध्याय में। अब है पेरीपोइटिक्स का अंग्रेजी में अनुवाद। ऑन पोइटिक्स के नाम से 1780 में टी विंस्टेली द्वारा अनुवाद किया गया। ये आपको याद रखना है, पेरीपोइटिक्स का अनुवाद किस नाम से? ऑन पोइटिक्स के नाम से, ठीक है। कब किया गया? 1780 में। किसने किया? टी विंस्टेली, ठीक है। याद रखेंगे इसको, पोइटिक्स के नाम से, मतलब नोट कर लें, पोइटिक्स के नाम से 1894 में बूचर द्वारा अनुवाद, ठीक है। और पोइटिक्स के नाम से 1894 में इनग्रेम बाय वाटर के द्वारा अनुवाद किया गया। 2 और 3 प्रमाणिक माना जाता है इसमें, ठीक है। बाकी पोइटिक्स का हिंदी अनुवाद काव्यशास्त्र की यूनानी अवधारणा के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा किया गया था। इसे अज्ञेय और मुक्तिबोध ने भी किया था, ठीक है। तो काव्यशास्त्र की यूनानी अवधारणा के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा अनुवाद किया गया, ठीक है। अनुवाद किया गया, यहाँ पर अनुवाद शब्द जोड़ लेना, वैसे ऊपर लिखा हुआ है अनुवाद हेडिंग में, फिर भी अनुवाद। इसे अज्ञेय और मुक्तिबोध ने भी किया था,
यानी कि अनुवाद किया था। अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, जो इन्होंने जो प्रमुख सिद्धांत दिए उनमें से कौन कौन से हैं उनमें प्रमुख? पहला, अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने एमए में ये पढ़ लिया होगा, है ना, एमए में ये होता है ये सब कुछ। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की प्रक्रिया, मतलब जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? अनुकरण सिद्धांत की प्रक्रिया, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विषय में के विषय में आलोचकों के मत, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की कमियां, प्लेटो और अनुकरण सिद्धांत में अंतर, मतलब प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत पे और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पे अंतर, अनुकरण यूनानी भाषा के मिमेसिस एवं अंग्रेजी के इमिटेशन का हिंदी रूपांतरण है। तो यूनानी भाषा में अनुकरण को क्या कहेंगे? मिमेसिस, ठीक है, और अंग्रेजी में इमिटेशन कहा जाता है इसको, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अनुकरण। अनुकरण होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज की नकल करना, इसका आशय नकल करना होता है। यहाँ पे लिखा है, अरस्तु का मानना था कि मनुष्य में जन्मजात अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। तो जन्मजात ही ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो क्या करे? नकल करे, फॉलो करे किसी को या किसी चीज को या किसी धारणा को या किसी अवधारणा को। अतः अनुकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब इसको कोई डेवलप नहीं करता अपने अंदर, ये स्वभाव में ही आ जाती है। अनुकरण कुछ नया सीखने, बड़ी की मात्रा होगी, देख लेना। अनुकरण कुछ नया सीखने और सीखे हुए को स्थायी बनाने के लिए होता है, मतलब कि कुछ नया सीखा आपने और क्या, सीखे हुए को आपने बिल्कुल स्थायी बना दिया कि वो भूले ना आपको, वो छूटे ना आपसे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे। किंतु सामान्य व्यक्ति के द्वारा तथा कलाकार के द्वारा किया गया अनुकरण में, किए गए अनुकरण में अंतर होता है। ठीक, सामान्य व्यक्ति के द्वारा तथा कलाकार के द्वारा। अब हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी का अनुकरण करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? तो जो कलाकार अनुकरण करता है उसमें और सामान्य व्यक्ति के अनुकरण में बहुत अंतर होता है। हम अपनी रोजाना या रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी व्यक्ति का, किसी ना किसी का अनुकरण करते हैं, ठीक है, आप भी करते हैं, और हर एक व्यक्ति इस दुनिया का अनुकरण करता है, किसी ना किसी चीज को फॉलो जरूर करता है ना। तो लेकिन जो सामान्य व्यक्ति अनुकरण करता है और जो कलाकार करता है उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर है। और यहाँ पर हम कलाकार का अनुकरण देख रहे हैं, सामान्य मनुष्य का नहीं। जैसे कि हम करते हैं, हम उसके बारे में नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम किसके बारे में देख रहे हैं? जो कलाकार अनुकरण करता है। अरस्तु के अनुसार कलाकार के द्वारा किया गया अनुकरण 3 रूपों में होता है। तो अरस्तु जिसकी बात कर रहे हैं उस अनुकरण को 3 रूपों में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। पहला उसका प्रतीयमान रूप, और दूसरा संभाव्य रूप, और तीसरा आदर्श रूप। तो पहले की बात देखते हैं, क्या है प्रतीयमान रूप? क्या है? जैसा दिखे उसका वैसा ही अनुकरण, जैसा दिखे उसी का वैसे ही अनुकरण करे, त्याज्य माना है इन्होंने, कि मतलब वैसा ही नहीं करना, वैसा ही अनुकरण नहीं होता है जैसा दिखता है ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। संभाव्य रूप, जैसा हो सकता है ना, संभावना है जैसा हो सकता है। आदर्श रूप, जैसा होना चाहिए, तो जैसा होना चाहिए वो आदर्श रूप है, और इसी को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। अरस्तु मानते हैं कि कलाकार प्रकृति का सीधे अनुकरण नहीं करता, अपितु वह उसकी सृजन प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अरस्तु का मानना क्या है कि कलाकार प्रकृति का सीधे सीधे अनुसरण नहीं करता और कर भी नहीं सकता है, परंतु वह उसकी सृजन प्रक्रिया का, है ना, किस तरह से जो प्रकृति है वो सृजी गई और क्या प्रक्रिया थी उसके पीछे, तो वो उसका अनुसरण करता है, उसका अनुसरण या फिर उसका अनुकरण करता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को अब हम यहां से पढ़ेंगे। अरस्तु प्लेटो के प्रतिभाशाली शिष्य होने के साथ साथ एक महान चिंतक भी थे। तो मतलब शिष्य तो थे ही, एक महान चिंतक, एक महान विचारक भी थे अरस्तु।
इसका प्रमुख कारण है कि उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्हें सभी परवर्ती पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार किया। कि प्रमुख कारण क्या बता रही हैं कि उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उन्हें सब परवर्ती, परवर्ती मतलब कि इनके बाद के जितने भी विद्वान रहे, है ना। पूर्ववर्ती हुआ जो इनके पहले के थे, और परवर्ती हुआ जो इनके बाद के विद्वान थे। तो जो इनके बाद के विद्वानों ने या पाश्चात्य विद्वानों ने जो स्वीकार किया, है ना, जिन जिन सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया, इनके बाद के विद्वानों ने उनको स्वीकार किया। प्लेटो का शिष्य होते हुए भी अरस्तु ने प्लेटो के विचारों का खंडन करके अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया, है ना। तो जो मैं अभी बता रही थी कि गुरुजी आप अपनी जगह पर हैं, और आपकी विचारधारा जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूं, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, उनके विचारों का खंडन किया, उनके विचारों को गलत ठहराया, और अपना मौलिक चिंतन, अपना निजी चिंतन इन्होंने प्रस्तुत किया। और क्या कहा, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। अरस्तु के पिता जो थे वो राजवैद्य थे, मतलब इनकी इच्छा थी कि उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र इसी व्यवसाय को अपनाए। तो इनके पिता वैद्य थे, है ना, और वो चाहते थे कि क्या करें, मेरा बेटा भी इसी व्यवसाय को अपनाए, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे माता पिता जो खुद होते हैं वही अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, मतलब जिस पदवी पर, जिस काम में वो खुद, मतलब जो काम वो खुद करते हैं, जिस पदवी पर वो खुद होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी वही करे। अगर किसी के मम्मी पापा टीचर हैं तो चाहेंगे कि मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी टीचर बने, है ना। तो अरस्तु के पिता जो थे वो वैद्य थे, और वो यही चाहते थे कि ये क्या करे, इसी व्यवसाय को अपनाए, यानी कि डॉक्टर ही बने, वैद्य ही बने। लेकिन पिता की शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण अरस्तु जो है वो वैद्य ना बन सके। तो उस समय वैद्य होते थे, तो पिता की मृत्यु जल्दी हो गई और वैद्य नहीं बन सके ये। प्लेटो से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने गंभीर अध्ययन किया, है ना। प्लेटो से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किसने, अरस्तु ने। और 20 साल तक इन्होंने प्लेटो से शिक्षा प्राप्त की थी, अरस्तु ने। और प्राप्त करने के बाद उन्होंने गंभीर अध्ययन किया। देखते हैं अरस्तु पूर्व स्थिति। यूं तो अनुकरण मानव मात्र की मनोवृत्ति है। मानव जीवन के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य की इसी मनोवृत्ति के कारण प्लेटो ने उदार कला तथा उपयोगी कला की विशेषता अनुकरण वृत्ति में स्वीकार की। प्लेटो से पूर्व यूनान में साहित्य को उदार कलाओं में स्थान प्राप्त नहीं था। उस समय व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, संगीत, ज्योतिष आदि उदार कलाएं मानी जाती थी। मतलब साहित्य को ज्यादा, मैंने कल भी बताया था आपको कि उस समय साहित्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, है ना। और ज्यादातर युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, और हथियारों की, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, और राज्य कैसे करना है ये बताया जाता था। उस समय व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, संगीत, ज्योतिष आदि उदार कलाएं मानी जाती थी। इनमें साहित्य का कहीं उल्लेख नहीं था, तो साहित्य नहीं था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था उस समय। प्लेटो ने ही साहित्य को सर्वप्रथम उदार कलाओं में स्थान दिया। तो प्लेटो ने पहले उदार कलाओं में साहित्य को भी जोड़ दिया। उदार कलाएं कौन कौन सी यहाँ पे मानी है, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, संगीत और ज्योतिष। तो इन्होंने, प्लेटो ने साहित्य को भी उसमें जोड़ दिया, उदार कलाओं में। उसके बाद अनुकरण शब्द का विवेचन। यूनानी भाषा में अनुकरण का मूल शब्द है मिमेसिस। मिमेसिस मतलब अनुकरण, है ना। अंग्रेजी में इसका रूपांतरण था इमिटेशन। बाद में हिंदी में इसका अर्थ हुआ अनुकरण। आलोचना जगत में आज अनुकरण का कोई अधिक महत्व नहीं रहा, क्योंकि यह सिद्धांत सर्वाधिक विवादास्पद रहा। तो बहुत ज्यादा विवाद इस सिद्धांत में रहे, अनुकरण सिद्धांत में। फिर भी इसे महत्वपूर्ण माना गया है। कारण यह कि यूनानी समीक्षा जगत में यह पहला सिद्धांत है जो काव्य में प्रकृति और कला के तत्वों पर प्रकाश डालता है। मिमेसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग होमर की रचना हिम टू अपोलो में प्राप्त होता है। तो होमर को मैंने आपको बता दिया था, होमर जो है वो पहले कवि थे यूनान के, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया था। मिमेसिस अनुकरण मतलब।
तो इन्होंने ही अपनी कौन सी रचना में, हिम टू अपोलो, होमर की रचना है हिम टू अपोलो, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, मिमेसिस का। इसमें डेलास की बालाएं भूतकाल की स्त्रियों और पुरुषों का अनुकरण करती हुई स्थिति को बताती हैं। प्लेटो ने, मतलब ये बता रहे हैं बालाएं जो लड़कियां थी वो पुरानी, उनसे पहले वाली जो स्त्रियां हैं उनके जो उनसे पहले के समय में जो पुरुष और स्त्रियां रहे उनका अनुकरण करती हुई स्थिति को उसमें बताया गया है। ठीक है, प्लेटो ने स्पष्ट कहा था कि लाख कोशिश करने पर भी बढ़ई वैसा पलंग नहीं बना सकता जैसा आदर्श पलंग होता है ना। तो जैसा जैसा विचारों में होता है आदर्श, जो ईश्वरीय परमेश्वरीय विचार जो होते हैं, है ना, सेम टू सेम बढ़ई जो है वो वैसा पलंग नहीं बना सकता, वो वैसी चीजों का निर्माण नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। उसका बनाया हुआ पलंग नकल की नकल मात्र होता है ना। तो नकल की नकल यानी कि वही सत्य से तिगुनी दूरी पर, है ना, इसलिए अनुकरणात्मक कला सत्य से तिगुनी तिगुनी होगा यहाँ पे। एक मिनट, कहाँ गया। हम्म, सत्य से तिगुनी दूरी पर होती है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु ने तो अनुकरण शब्द के मूल अर्थ को ही बदल दिया। प्लेटो से पूर्व और यूनानी विचारक अनुकरण का अर्थ करते थे, हूबहू नकल कहते थे, है ना। यूनानी साहित्य में जो मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसके लिए अंग्रेजी में इमिटेशन ले लिया गया। प्लेटो स्वयं कहते हैं विभिन्न कलाकार अपने अपने माध्यम उपकरणों के अनुसार भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। चित्रकार रूप रंग के द्वारा, अभिनेता वेशभूषा और अन्य चेष्टा तथा वाणी के द्वारा, और कवि भाषा के द्वारा। लेकिन अरस्तु ने इस अनुकरण को पूर्णतः बदल दिया और कहा अनुकरण पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधी रचना जीवन संबंधी रचना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। अन्यत्र अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति माना है। अरस्तु के कला संबंधी विचारों को परवर्ती आचार्यों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। बूचर क्या कहते हैं, अनुकरण शब्द का अर्थ सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेखनीय नहीं होता। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन जैसा वह होता है वैसा नहीं, वरन जैसा वह इंद्रियों को प्रतीत होता है वैसा करती है। यूनान के एक अन्य आलोचक अरिस्टोफेनिस ने भी अनुकरण को एक आवश्यक गुण माना। सत्य तो यह है कि होमर के बाद के अनेक आलोचक मिमेसिस से परिचित थे। प्राचीन यूनान में कला का विवेचन नैतिक दृष्टि से होने लगा। कवि को सर्वश्रेष्ठ नीतिकार स्वीकार किया जाता था। प्लेटो से पूर्व होमर समाज में इसलिए आदरणीय थे क्योंकि उन्होंने काव्य में जीवन के सत्य स्वसार का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। तो जीवन के सत्य का रूप इन्होंने प्रस्तुत किया होमर ने। तो होमर जो प्लेटो से पहले थे वो ज्यादा प्रसिद्ध थे, और ये कहते हैं इसीलिए प्लेटो इनके बारे में कि इन्होंने लोगों को झूठ बोलना सिखाया। अतः प्लेटो से पूर्व कला को अनुकृति माना जाता था। प्लेटो गणितज्ञ थे और उन पर उपरोक्त विचारों का प्रभाव था। परंतु प्लेटो ने कला को अनुकृति कहा। उसके लिए रखा पहले उपस्थित होता था। उसके लिए जो जो आदर्श पहले उपस्थित होता था, रेखा बाद में जन्म लेती है। रेखा का आदर्श, अथक परिश्रम करने पर भी आदर्श
रेखा नहीं बन सकती, अनुकरण अधूरा ही रहता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मनुष्य गुफा की तरफ मुख किए बैठा है, उसके पीछे सारा जगत क्रियाशील है, पर वह अनभिज्ञ है ना। अगर हम हमारा मतलब कोई व्यक्ति है, वो गुफा की तरफ मुंह किया हुआ है, वो साधना में लीन है, लेकिन उसके पीछे सारी दुनिया तो चल रही है ना, सारा संसार चल रहा है, पर उसको कुछ भी इस बारे में नहीं पता है कि क्या चल रहा है। वह अपनी सामने वाली छाया को अपने सामने वाली छाया को ही सत्य मानकर वास्तविक जगत समझता है। इसी तरह एक बढ़ई जो भी भौतिक पदार्थ बनाता है, उसका आदर्श रूप पहले ही उसके मस्तिष्क में होता है। भौतिक पदार्थ उस विचार की अनुकृति होती है, आदर्श रूप कभी नहीं बन सकता। कला उप अनुकृति की अनुकृति है। यदि परमात्मा है तो ब्रह्मांड उसकी अनुकृति है, यदि पदार्थ है तो उनकी प्रतिछायाएं अनुकृतियां हैं, और यदि मानवकृत शिल्प वस्तुएं हैं तो उनके चित्र अनुकृतियां हैं। सारांश यह है कि प्लेटो की दृष्टि में मूल आदर्श ही महत्वपूर्ण है। कलाकार की कृति उसे उससे दुगनी दूरी पर होती है। कला प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना। प्रकृति से अरस्तु का क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं हो सका। उनका कथन था कि मानव से अलग प्रकृति का अनुकरण करना ही अनुकरणात्मक कला का काम नहीं। दूसरा, कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं, बल्कि सृजना या सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। उनके अनुसार अनुकरण का विषय गोचर वस्तु ना होकर बल्कि उनमें विद्यमान प्रकृति नियम है। पॉलिटिक्स में वे लिखते हैं, प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है, उसे ही हम उस वस्तु की प्रकृति कहते हैं। इसी आदर्श रूप को पाने के लिए प्रकृति निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन कुछ अवरोधक तत्वों के कारण प्रकृति यह नहीं कर पाती। कवि या कलाकार उन अवरोधक तत्वों को हटाकर प्रकृति के विकास का अनुकरण करता हुआ प्रकृति के अधूरेपन को पूरा करता है। अब ये क्या है, मैं अभी इसको आगे समझाती हूँ आपको, ठीक है। It is imitation is in his work that makes a poet a poet. तो मतलब अनुकरण करना है ना। इस प्रकार अनुकरण एक सृजन प्रक्रिया है। एम कॉमी ने इस संबंध में लिखा भी है कि अरस्तु का तर्क था कि यदि कविता प्रकृति का दर्पण होती है तो यह हमें उससे कुछ अधिक ना दे सकती जो हमें प्रकृति देती है। पर तथ्य यह है कि हम कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें वह दे सकती है जो हमें प्रकृति नहीं दे सकती। ये किसका मत है? ये अरस्तु का मत है। वो क्या कह रहे हैं कि कविता का हम आस्वादन क्यों करते हैं, मतलब कविता झूठ नहीं है, कविता भी सत्य ही है। ये अरस्तु कह रहे हैं अपने गुरु की बात को खंडित करते हुए, ठीक है। वो कह रही हैं कि कविता का आस्वादन हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो हमें क्या देती है जो हमें प्रकृति नहीं दे सकती, है ना। जो चीज प्रकृति में नहीं है वो हम काव्य में देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देख सकते हैं अभी बताती हूँ। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं है, लेकिन कवि अपनी कल्पनाशीलता, अनुभूति, प्रवणता, संवेदनशीलता द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। पोइटिक्स में अरस्तु कहता है कि कवि या कलाकार तीन प्रकार की वस्तुओं का अनुकरण करता है। तीन प्रकार की वस्तुएं जैसी थी या जैसी हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं और जैसी वो होनी चाहिए। इसको हम पीछे भी देख चुके हैं। अर्थात अरस्तु का काव्य विषय प्रकृति के प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप को मानते थे, ठीक है। इसको यहाँ पर एक रचना का नाम लिखा था, इसको भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। आप पीडीएफ मांगते हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां रहती है, इसलिए मैंने पीडीएफ दी नहीं है आपको, ठीक है, ताकि क्योंकि कुछ चीजें यहाँ ठीक करनी पड़ती है। इसमें गलती हो जाती है कई बार टाइपिंग में, तो इसलिए इनकी रचना का नाम है पोइटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। हैंग हो गया भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है इसको।
चलो अभी यहाँ पे आपको समझा ही लेती हूँ मैं कि अरस्तु का मत क्या है, फिर आगे चलेंगे। यहां पर अरस्तु क्या कह रहे हैं कि जो हमें प्रकृति नहीं दे सकती वो कौन दे सकता है हमें? काव्य दे सकता है। अब मान लो कि अ, आपने प्रकृति में या फिर अपने आसपास के एरिया में आपने एक पेड़ देखा, आपने वहां पर एक पेड़ है, लेकिन वो पेड़ ना सूखा हुआ है, सूख चुका है वो पूरी तरह से, है ना, कोई पत्ता नहीं है उसमें, कोई हरियाली नहीं है उसमें, और वो पूरा ऐसे ही खड़ा है झाड़ की तरह, है ना। ऐसे पेड़ आपने देखे होंगे अपने आसपास। तो सूखा हुआ पेड़ है ये। चेंज कर लेती हूँ कलर। ये ये पेड़ है, ये सूख गया है ना। इसमें कोई पत्ता नहीं, कोई हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही खड़ा है ना। और अब एक कवि क्या करेगा? कवि क्या करेगा इसका, पेड़ को देख करके कवि के जो मन में विचार आएंगे वो कैसे आएंगे कि एक पेड़ वो कैसा बनाएगा, एक कलाकार कैसा पेड़ बनाएगा? क्या ऐसा सूखा पेड़ बनाएगा वो? नहीं। वो क्या करेगा, एक हरा भरा पेड़ बनाएगा, है ना, जिसमें क्या हो, पत्ते हो, फूल लगे हो, है ना, हरियाली हो पूरी तरह से। तो वो कलाकार ऐसा पेड़ बनाएगा। तो अरस्तु का मत यही है बस, ठीक है, कि ये तो सूखा है, ये कुछ नहीं दे रहा आपको, ना इसमें कोई फल लगे हैं, है ना, इसमें कोई फल नहीं लगे, यहां पर वो फल भी लगा देगा, ठीक है, यहाँ पर वो फल लगा देगा, ठीक है, और बहुत सारे फलों से इसको पूरा भर देगा, और पत्तियां इसमें लगा देगा, और पूरा इसको हरा भरा बना देगा, है ना, इसको पूरा हरा भरा बना देगा, और बहुत सारे फलों से लदा हुआ एक वृक्ष बना देगा इसको। कौन? कलाकार, है ना, जो चित्रकारी कर रहा है, जो कवि है, जो कलाकार है, ठीक है। वो कैसा पेड़ बना देगा? हरा भरा। प्रकृति में अभी इसमें फल नहीं लगे हैं, ये प्रकृति में नेचुरल एक वृक्ष है, ठीक है। ये सूख चुका है, इसमें कोई फल नहीं है, ना ही इसमें पत्ते हैं, ना इसमें कोई फल है, ना इसमें कुछ हरियाली है। लेकिन ये वाला जो पेड़ है, इसमें कवि ने क्या कर दिया, या फिर कलाकार ने क्या कर दिया, इसमें पत्ते भी बना दिए इस पेड़ को देख करके, और इसमें फूल भी लगा दिए, और इसमें पूरा हरियाली हरियाली डाल दिया, और पूरा हरा भरा कर दिया इस वृक्ष को, ठीक है। तो अरस्तु का मत यही है, अरस्तु यही मानते हैं कि जो हमें प्रकृति नहीं दे सकती वो हमें काव्य दे सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, काव्य का आस्वादन करते हैं, है ना। कल्पनाओं में हम कोई भी चीज को ला सकते हैं, हम जो चाहें जिस मर्जी चीज की हम कल्पना कर सकते हैं। आप अभी यहाँ क्लास में बैठे बैठे कल्पना कर सकते हैं कि मैं एरोप्लेन में घूम रहा हूँ, एरोप्लेन में घूम रही हूँ, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, है ना। ऐसे अलग अलग जगहों पे आप जाने के ख्वाब देख सकते हैं, है ना, कल्पनाओं में। तो उनको उनको आप क्या कर सकते हो, उनको एक मूर्त रूप दे सकते हो, मूर्त रूप नहीं मतलब कि चित्र बना सकते हो, है ना, इमेज बना सकते हो। तो आप खुश रह सकते हो उस इमेज को बना करके, आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। आप पूरा उसका आस्वादन का पूरा लाभ उठाएंगे। लेकिन जो रियल प्रकृति है उसमें एक सूखा हुआ पेड़ है, और उसमें कुछ भी, कोई भी फल फ्रूट नहीं है, कुछ भी कोई हरियाली नहीं है। लेकिन जब एक कलाकार जो है वो चित्र बनाता है तो वो पूर्णता उसको प्रदान करता है ना। तो ये पूर्णता प्रदान करता है कवि, पूर्णता, परफेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इसको परफेक्ट पेड़ बना दिया उसने, है ना। तो यहां पर ये क्या है, अधूरा, ये अधूरा है। तो कवि क्या करता है, अधूरापन मिटा करके क्या करता है, उसको अधूरापन मिटाकर पूर्णता देता है। कौन? कवि। दिख रहा है ये ग्रीन कलर, आपको लाइट दिख रहा होगा ना। अधूरापन मिटा करके क्या देता है कवि? पूर्णता देता है। और प्लेटो क्या कहते हैं? काव्य झूठ है ना, क्योंकि उसका अनुकरण किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सत्य से 3 गुना दूरी पर है। तो इनके, प्लेटो के मत में और अरस्तु के मत में बस इसी चीज का एक अंतर है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। काव्य
और इतिहास के बीच भेद स्पष्ट करते हुए अरस्तु ने अनुकरण पर प्रकाश डाला है। अनुकरण पर प्रकाश डाला है। अरस्तु कहते हैं, इतिहास गुजरी हुई घटनाओं तथा घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। इतिहास गुजरी हुई घटनाओं यानी कि जो हो गई हैं घटनाएं, उनका तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, मतलब कि तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, है ना। तो क्या करता है, इतिहास गुजरी हुई घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। लेकिन काव्य संभावित घटनाओं का वर्णन करता है। अब इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पुराने समय में क्या हुआ था, सिकंदर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, सिकंदर ने कितने युद्ध जीते, है ना। और कितने साल की उम्र में कितने सारे युद्ध जीत लिए सिकंदर ने। तो कब जीते थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसके ऊपर चढ़ाई की, है ना, कौन से देश ने किस देश के ऊपर चढ़ाई की, कौन सा देश जीत गया, कौन राजा बन गया, कौन हार गया, यही होता था ना। यही होता था, यही होता है इतिहास में, होता था नहीं, ऐसा ही होता है ना इतिहास में। लेकिन काव्य जो है वो संभावित घटनाओं का वर्णन करता है कि क्या हो सकता है आगे, है ना। अभी अभी बस यही चलता रहता है, थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है वो होने वाला है, कभी भी हो सकता है ना। तो ये संभावना है। अभी बीते दिनों में जब इसराइल पर जब हमला किया गया था, कौन से देश ने किया था, हमास, तो क्या हुआ था, उस समय भी एक खबरें फैल रही थी कि तीसरा जो विश्व युद्ध है हो सकता है ना। तो संभावित, ये संभावित घटनाओं का वर्णन, क्या क्या हो सकता है आने वाले समय में, किसके लिए हमें केयरफुल रहना है ना। तो जैसे अभी कोरोना चला था पिछले टाइम में, तो कह रहे थे इसकी दूसरी लहर आने वाली है, तीसरी आने वाली है, तो वो संभावना जताई जा रही थी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। और कुछ कुछ ने तो बहुत सारी चीजें, रशिया रशिया ने, वो तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी ना, उसकी बात नहीं कर रही मैं, अभी जो हुआ लेटेस्ट, क्या सोच रही थी मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, अच्छा। तो मतलब कि संभावना क्या है, वो कवि जो काव्य है वो वर्णन करता है कि क्या अब हो सकता है, किस चीज से हमें अवेयर रहने की जरूरत है ना। तो अभी मैं बता रही थी आपको, जब कोरोना चला था तो यही हो रहा था ना कि अब चाइना में जो है तीसरी लहर चल रही है, इंडिया में भी आने वाली है, तो मतलब उसके लिए वो तैयारी में थे, सारी सारी जगहों पर तैयारी चल रही थी, है ना। वैक्सीन लगाई जा रही थी और लोगों को मतलब प्रोटेक्ट किया जा रहा था किसी ना किसी तरीके से। तो वो संभावना होती है, संभावना जताई जाती है कि ये हो सकता है। लेकिन इतिहास में क्या होता है, तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और उसको, जो बीती हुई घटनाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है कि पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अब क्या है, ऐसा पहले हुआ था तो अब नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, ये हमें कौन बताता है, काव्य, है ना, कि अब बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें। बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है, मैं कर रही हूँ, है ना। जिसको अभी छोटे बच्चे तो है नहीं कि पहली में पढ़ रहे हैं, दूसरी में पढ़ रहे हैं, तो उनको डंडे मार मार के मैं उठाऊं, तो ये अ, मतलब करना सही भी नहीं है मेरे लिए। हम्म, पढ़ रही हूँ। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि कमेंट लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पूरा स्क्रीन पीछे करना पड़ता है, आपको बताइए, है ना। तो वो जो फुल स्क्रीन की होती है वो छोटी हो जाती है, फिर कमेंट लिखो तो थोड़ा सा, मतलब मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी छोटे बच्चे नहीं हैं कि उनको बार बार मतलब बोलना पड़े, समझदार बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो अपना लाभ हानि सबको पता होता है ना। काव्य में सामान्य की अभिव्यक्ति होती है और इतिहास में विशेष की। तो काव्य में सामान्य बात बताई जाती है और इतिहास में विशेष बातें कि क्या खास बात हुई थी इतिहास में, है ना। ओके, पुनः इतिहास का सत्य अमूर्त और व्यापक होता है, मतलब सत्य अमूर्त है, उसको, उसमें कोई मूर्त रूप नहीं, परंतु काव्य का सत्य अमूर्त और अव्यापक है। यहाँ पर मूर्त होगा, काव्य का सत्य अमूर्त और अव्यापक है। मूर्त वस्तु परक होता है, पर अमूर्त अनुभूति
तथा विचार पर आधारित होता है ना। मूर्त रूप क्या होता है? असली। जैसे कि बढ़ई क्या बना देता है? बेड बना देता है। फॉर्म भर चुके। हम्म, हाँ, सबको अपने फॉर्म की भी टेंशन है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। भर लिया होगा। नहीं भरा होगा तो भर लेंगे, अभी है टाइम। आज कितनी तारीख है? 25, 26 है आज। 2 दिन और है। अभी तो मेरा भी नहीं भरा गया है फॉर्म। साइट नहीं चल रही थी, उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। मूर्त मूर्त होता है, जैसे बढ़ई क्या करता है? बेड बनाता है ना, तो उसको थॉट को जो है वो क्या दे देता है? विचार को जो है वो मूर्त रूप दे देता है बेड बना करके। ठीक है। तो अमूर्त क्या होता है? अमूर्त वो है जो हमारे विचार पे ही है सिर्फ, अभी है ना, अनुभव कर रहे हैं हम जिस चीज को। मैं भर ली, मेरा भी क्या, मेरा भी। जबकि नहीं ले रहे हैं, मन लगाकर समझने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बकैती करेंगे क्या? बकैती है क्या? क्या लिखा है? कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। शांति से पढ़ने का मजा है। हाँ, सही बात है। ओके, तो मूर्त जो है वस्तुपरक होता है, और अमूर्त अनुभूति तथा विचार पर आधारित रहता है। उपयुक्त विवेचन से भी यही स्पष्ट होता है कि अरस्तु का अभिप्राय या भावपरक वर्णन, ना कि यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यांकन। नवरात्रि में नहीं भरा, अभी 2 दिन है। प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से जोड़कर वर्णन किया है। मैंने भी अभी ट्राई नहीं किया, उसके बाद उस दिन साइट नहीं चल रही थी, और उसके बाद मैंने भरा ही नहीं है अभी तक। पता नहीं भर पाऊंगी कि नहीं। अभी शादी भी है, आई मीन आपकी मैम की, तो वो भी दिसंबर में ही होनी है। क्या बनता है देखते हैं। अरस्तु ने काव्य को एक स्वतंत्र विधा माना है। ठीक है। काव्य को एक स्वतंत्र विधा माना है। अरस्तु के अनुसार कविता संसार की अनुकृति है तथा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। मनुष्य अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंदित होता है। अनुकरण के द्वारा भय उत्पादक वस्तुओं का भी इस रूप में चित्रण किया जा सकता है कि वे आनंददायक प्रतीत होती हैं। आप भर लो। मुझे याद ही नहीं रहता, आजकल थोड़ा बिजी हूँ। काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरण कला है। याद आएगा तो देखती हूँ। काव्य कला जो है वो सर्वोत्तम अनुकरण कला है। नाटक काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। कवि अपनी रचना का हूबहू अनुकरण नहीं करता, वह वस्तु को श्रेष्ठ या हीन रूप में प्रस्तुत करता है। अनुकरण केवल बाहरी आकृति का नहीं किया जाता, अभी तो आंतरिक। ये सारे विचार किसके हैं? अरस्तु के विचार हैं ये सारे, है ना। अनुकरण केवल बाहरी आकृति का नहीं किया जाता, अपितु आंतरिक मनोभाव एवं सृजन प्रक्रिया का अनुकरण होता है। इनके विचार में क्या है कि बाहरी आकृति का नहीं कर सकते हम अनुकरण। जो आंतरिक मन में भाव है और जो उसकी सृजन की प्रक्रिया है कि कैसे उसको सृजा जाए, उसका अनुकरण कर सकते हैं। कलाकार प्रकृति की वस्तुओं पर अपनी कला के माध्यम से पुनः सृजन करता है। कलाकार प्रकृति की वस्तुओं को अपनी कला के माध्यम से दोबारा बनाता है वो। ठीक है। तो दोबारा पुनः सृजन। देखो, फायदा और नुकसान के लिए नहीं भर रही फॉर्म में। फॉर्म भरते क्यों हैं? इसलिए भरते हैं कि अपने आप को अपडेट किया जाए, है ना। अपडेट करूंगी तो आपको फायदा होगा ना उसका। आपको फायदा, आप लोगों को फायदा है उसका। अपनी कला के माध्यम से पुनः सृजन करता है, दोबारा बनाता है वो। प्रकृति प्रदत्त कमियों को दूर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति में वो कमी थी कि वो पेड़ जो है वो सूखा हुआ पड़ा था, है ना, सूखा हुआ खड़ा था वो। लेकिन कवि ने क्या कर दिया? उसको, उसकी कमियों को दूर कर दिया, और उसमें क्या कर दिया? पत्ते बना दिए। ठीक है। पत्तेदार एक हरा भरा वृक्ष बना दिया उसको, उसकी सारी कमियों को दूर कर दिया। ये कवि करता है, कमियों को दूर करने का काम। ठीक है। तो वो वृक्ष कैसा बन गया?
हरा भरा सुंदर वृक्ष बन गया वो। 3 घंटे बैठ के बैठेंगे क्या? भूख लगेगी एग्जाम में तो क्या करूंगी? अंकिता। उनको बोला मुझे खाना खाने दो, भूख लगी है। ठीक है। प्रकृति प्रदत्त कमियों को दूर करता है, अतः अनुकरण उदात्त होता है। आपको ज्यादा भूख लगती है क्या? तो प्रकृति में जो कमियां रहती हैं उसको कवि क्या करता है? उसको दूर करता है। कैसे करता है बता दिया मैंने आपको। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के विषयों में आलोचकों के प्रमुख कथन। प्रोफेसर बूचर के शब्दों में अरस्तु का अनुकरण सादृश्य के द्वारा मूल का पुनराख्यान है। स्कॉट जेम्स के शब्दों में अनुकरण जीवन के कलात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है। एडकिंस के शब्दों में अरस्तु के अनुकरण का वास्तविक अर्थ है पुनर्सृजन करना। पॉट्स के शब्दों में अनुकरण का अर्थ है पुनः सृजन करना। एवरक्रॉम्बे के शब्दों में वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। एक ट्रिक है, खा के बैठना। नहीं नहीं, खा के क्यों बैठना है, लेके जाना ना साथ में। साथ में लेके जाना, खाते रहना चुपचाप से, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में ज्यादा खा के जाएंगे तो नींद लगेगी। अच्छा, जब पेपर देते तब ज्यादा भूख लगती है। हम्म। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक सिद्धांत है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के दोष भी यहां पर बताए हुए हैं। अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, परंतु जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतश्चेतना अंतश्चेतना के विषय में भी कुछ नहीं कहा है। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के अनुकरण की भी बात कही है, जबकि इसका अनुकरण असंभव है। अरस्त जिम तो नहीं ज्वाइन कर रखा है। अरस्तु का अनुकरण वस्तु तत्व पर अधिक बल देता है, भाव तत्व पर मौन है। आज के उपलक्ष्य में अनुकरण का कोई महत्व नहीं रह गया है, ठीक है, इसको ये नहीं पूछा जाएगा आपको दोष। अब देखते हैं प्लेटो और अनुकरण के सिद्धांत, प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में क्या अंतर है। जिस स्कूल जाना है जाओ। प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल बताया है, जबकि अरस्तु का अनुकरण पुनः सृजन का पर्याय है। ठीक है, इनके उसमें अंतर। घर पर ही जिम चल रही है। अच्छा, अभी तो सबका यही हाल है ना, बेचारे बच्चे। तरस आ रहा है मुझे आप लोगों में। प्लेटो ने अनुकरण अनुकरण का मतलब क्या बताया है? प्लेटो ने हूबहू नकल करना, जबकि अरस्तु ने क्या बताया? दोबारा सृजन करना, पुनः सृजन करना। शाम को पढ़ा दीजिए, काम है। अच्छा, तो जाओ आप भी काम करने, मैंने किसी को रोका नहीं है। प्लेटो का मानना था कि कला अनुकृति की अनुकृति है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, पहले ही शोर करने लग जाते हैं। अब 52 मिनट्स हुए हैं, 1 घंटा तो पूरा करने दो। भागने में सब तैयार। कॉफी खा लेना। कॉफी को खाते भी हैं क्या? अच्छा, टॉफी है। सॉरी। हमें कोई काम नहीं है विनोद, आप विले हो ना। प्लेटो का मानना था कि कला अनुकृति की अनुकृति है, जबकि अरस्तु के अनुसार कला वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण है। प्लेटो ने कलाकार को अनुकर्ता यानी कि नकलकर्ता बताया है, नकलकर्ता ऐसा होना चाहिए, जबकि अरस्तु से कर्ता मानते हैं। नहीं मैम, छोड़कर नहीं जा सकती, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। ओके आरती, थैंक यू वेरी मच। बच्चे फैमिली वाले हैं। हम्म। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ही पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही, टेंशन मत लो। 2 घंटे नहीं पढ़ा रही मैं यहाँ पर, ठीक है। शायद 28 तारीख को मैं 2 घंटे पढ़ाऊँ आपको।
प्लेटो ने कला को नैतिक, आदर्शवादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा है। ये मैंने आपको कल बता दिया था। इनका आदर्शवादी, उपयोगितावादी और आत्मवादी आत्मवादी दृष्टिकोण है ना। 3 बातें मैंने आपको कल बताई थी। और नैतिकता की दृष्टि से भी इन्होंने देखा है, जबकि अरस्तु ने कला को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। चलो, अब अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत है, इसको हम शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग तो भागने की तैयारी में है भाई। तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, है ना। बताएं भला, अकेला गरीब मास्टर क्या कर सकता है। ओके आरती, बाय बाय। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, नाइस क्लास। ओके जी, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। हैव a नाइस डे श्वेता, हैव a नाइस डे टू यू टू। थैंक यू सो मच मैम जी। ओके अंजलि, वेलकम। चलो जाऊं मैं अब, मैं भी चली जाती हूँ। थैंक यू सो मच मैम जी। आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। नहीं जा सकते ना। मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। हम्म। चलो ठीक है, शाम की क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, हैव a नाइस डे। नाइस क्लास। अंकिता सो रही थी क्या। नागपुर है। नागपुर में सो रही थी क्या। थैंक यू मैम। ओके अंशिका, वेलकम। अंकिता, बहुत देर बाद आपका कमेंट आया है, सो रहे थे क्या। हम्म। अंकिता का कोई जवाब नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बाय।